7 क्लास के ज्योग्राफी में चैप्टर 4 मेजर लैंडफॉर्म्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पिछले चैप्टर यानी कि 3rd चैप्टर में हम लोगों ने इंडोजेनिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एक्सोजेनिक फोर्स जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर ही अपना वर्क करते हैं और इसमें खास करके रनिंग वाटर है ना, आइस और विंड का वर्क होता है। अब हम लोगों को ये जानना है इस चैप्टर में कि ये किस तरह से इसमें वर्क होता है, इसमें अर्थ सरफेस में जो टोपोग्राफीज बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, कैसे उनमें चेंजिंग होता है ना। इसके लिए 2 प्रोसेस जो है आपका इरोजन और विदरिंग। देखिए, विदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस, यानी जिसको हिंदी में हम लोग अपक्षयन भी कहते हैं। तो विदरिंग के द्वारा जो है चट्टाने है ना डिस्ट्रॉयड हो जाती है ना, घिस जाती है, कट-फट जाती है और इस तरह से वह फ्लोइंग वाटर के द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा टूट-फूट के बह जाती है। आपका इरोजन जो है यह इसको हिंदी में अपरदन कहते हैं। तो इसके द्वारा जो है इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडफॉर्म्स बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, विंड एंड मूविंग आइस। देखिए, तो इरोजन इसको हम लोग अपरदन बोलते हैं है ना। तो ये क्या है कि जो रनिंग वाटर बताया गया, आइस बताया गया, विंड के द्वारा जो उसके प्रभाव के द्वारा जो होता है, जो अर्थ सरफेस जो है जहाँ तहाँ पर कट जाती है और कट करके विभिन्न पार्ट्स में टूट जाती है, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती है और इस तरह से उसका फॉर्म होता है, कटाव होता है। इसमें हम लोग वर्क ऑफ रिवर पढ़ेंगे। तो रिवर का क्या कार्य होता है, नदी कौन सा काम करती है। तो देखिए, ऐसे हम लोग ब्रॉडली जानते हैं कि रिवर 3 तरह का काम करती है। फर्स्ट उसका है इरोजन, सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन और थर्ड है डिपोजिशन, है ना। तो इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो यानी कि रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है ये उसका सोर्स कहलाता है, सोर्स ऑफ रिवर। तो सोर्स ऑफ रिवर यानी कि रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है, यानी कि कोई भी नदी जो होती है उसका उद्गम क्षेत्र होता है, ओरिजिन प्लेस होता है। जैसे मान लिया अगर गंगा की बात करते हैं तो गंगा हिमालय से निकलती है, इसका ओरिजिन प्लेस जो है हिमालय है ना। तो ऐसे ओरिजिन के आधार पर रिवर को, जैसे इंडिया के रिवर को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं है ना, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। तो इससे पूरे विश्व की जितनी भी नदियां हैं उनका कहीं ना कहीं कोई उद्गम क्षेत्र होता है, ओरिजिन प्लेस होता है ना। तो ये सोर्स कहलाता है जहाँ से वो रिवर ओरिजिनेट होती है, ये सोर्स होता है। और फिर रिवर बेसिन जो एरिया होता है, जो उनका वाटर जो होता है रिवर का फ्लो होता है, यानी कि रिवर बेसिन इज एन एरिया विच इज ड्रेन बाय द रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि वह सोर्स होता है, वो एरिया होता है, वो पार्ट होता है नदी का जिससे नदी अपने पूरे जल को, वाटर को लेकर प्रवाहित होती है, रिवर बेसिन का एरिया कहलाता है। और माउथ उसका अंतिम पॉइंट होता है जिसको हिंदी में मुहाना भी कहते हैं। तो उससे वो रिवर जो है जहाँ पे वो जाके किसी है ना बड़े सोर्स में जाकर, जैसे समुद्र में, ओशियन में जाके मिल जाती है, तो उसका मुहाना कहलाता है, माउथ। वहीं पे डेल्टा का फॉर्मेशन भी होता है, यानी कि अधिकतर नदियां जो हैं अपने माउथ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा एक ट्रायंगुलर शेप होता है, तो ये उसके माउथ पे फॉर्म होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब रिवर चलती है अपने साथ जो कुछ भी मटेरियल्स लेकर प्रवाहित करते हुए चलती है, तो वहां पर जब उसका पोजीशन जो होता है ओल्ड स्टेज में पहुंच जाती है, ओल्ड स्टेज में होने के कारण जो है कि वो अपने जो भी इरोडेड मटेरियल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसको वो फ्लो नहीं कर पाती। इस कारण वो जहाँ पे ना ब्रेक लगने लगते हैं और ब्रेक लगने के कारण वहाँ पे स्थिर हो जाते हैं और इस तरह से वो इरोडेड
स्टोर होते चले जाते हैं, डिपॉजिट होते चले जाते हैं, वो ट्रायंगुलर शेप में होते, क्योंकि धारा रेखीय धारा उनको काट करके इस रूप में बना देती है। इस तरह से डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है रिवर के माउथ पे। लेकिन जिस रिवर्स के माउथ में है ना टाइड यानी ज्वार भाटा प्रवेश करता है, उसमें ये डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें एस्चुअरी का निर्माण होता है। वो एक प्रकार की काई होती है। तो इससे हमने बताया कि जैसे इरोजनल वर्क जो है आपका रिवर का, वो उसमें कटाव करती है ना, काटती है, और जिसमें इरोडेड पार्ट्स को लेकर के और ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के द्वारा उसको यहाँ से वहाँ अपने धारा की तीव्रता के आधार पर उसको ढोते रहती है और डिपॉजिट करती है, जहाँ पर ले जाकर उसको जमा करती है। रेनी सीजन में अक्सर देखने को मिलता है कि नदी फ्लड प्लेन्स का निर्माण करती है, बाढ़ का निर्माण करती है, और पानी उसका पूरा है ना, उसका बेसिन का जो पार्ट होता है तो पूरा व्यापक हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे अमेजन बेसिन जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेसिन है ना, जिसकी उसके नियर अबाउट 1000 ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, है ना। इसमें हम लोगों को कुछ ये भी जानना है ना, कि इसमें वैलीज का भी निर्माण करती है रिवर जो है, वैलीज का भी निर्माण करती है। तो वैली भी जैसे V शेप वैली होती है, U शेप वैली होती है। तो देखिए जहां पे रिवर्स के साइड अगर हार्ड होते हैं, काफी हार्ड होते हैं, तो रिवर जो इरोजनल वर्क करती है वो कटाव जो है वो साइड से कटाव नहीं करके वो बेड को कटाव करती है ना, तलहटी का कटाव करती है, जिससे वहां पे जो भी वैली बनता है वो V शेप में बनता है। अगर उसका साइड का पार्ट जो होता है लूज होता है, अगर सॉफ्ट होता है, तो वो साइड से कटाव करती है, तो वहां पे U शेप का आकार का वैली का निर्माण होता है। और जो वैलीनुमा पार्ट जो होता है उसको V से वैली जो बनता है उसको गार्ज भी कहते हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये रिवर जो है ये अपना कार्य करते हुए है ना, और आगे बढ़ते चली जाती है ना। फिर ये आपका फ्लड प्लेन्स में जो है रिवर क्या करती है कि आपका लेक का फॉर्मेशन करती है, जिसको ऑक्सबो लेक भी कहते हैं, है ना, जिसको हिंदी में गोखुर झील कहा जाता है। तो ये फ्लड प्लेन्स के दौरान ही इसका निर्माण होता है ना, जब रिवर चलते हुए बढ़ते क्रम में है ना, जब अपना रास्ता चेंज कर लेती है तो इसका निर्माण होता है, ठीक है। और फिर हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके।